यार जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आपका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी की सभी पुराने प्रश्नों पर आधारित हमारी हिंदी का मॉक टेस्ट आज 5वां है। विगत सभी मॉक टेस्ट को काफ़ी आपने अच्छे से देखा है, आपने पढ़ाई काफ़ी अच्छे से की है, जो आपकी पढ़ाई के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मुख्य सेविका परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा या लेखपाल की परीक्षा या यूपी पुलिस की परीक्षा या आपके बीडीओ की परीक्षा के लिए ये सभी मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ठीक है, तो आप लगातार इनको पढ़ते रहिए जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे। जब आप लगातार प्रश्नों को हल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपका हौसला बढ़ाते हैं बल्कि आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने की हिम्मत भी देते हैं। जब लगातार आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत नहीं होते हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए मन में बैठ जाती हैं। कोशिश करिए कि आप जब भी पढ़ें तो एक कागज़ और पेन लेकर बैठें, और अन्यथा आप लगातार वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो वीडियो के बारे में आपका जो सुझाव हो, आपने कितने प्रश्न हल किए, आप कौन से शहर से हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्विक रिवीजन क्लासेस पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्विक रिवीजन क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि अगर आप अंत तक देखेंगे ना तो आप पढ़ाई को बहुत ही मजबूती दे पाएंगे। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी बैठें, जितना टारगेट लेके बैठें उसको पूरा करें। जब आप ये चीज़ें करने लगते हैं ना तो आपके अंदर एक स्थायित्व आ जाता है। आपका जो मन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो बढ़ने लगता है। फिर ये आपकी सफलता को आपकी तरफ खींचने लगता है। तो आप जो भी टारगेट सेट करें ना, जो भी काम लेके बैठें, उसे पूरा करें। ये नहीं कि एक प्रश्न देखा, 2 प्रश्न देखा, 5 प्रश्न देखे, 6 प्रश्न देखे और छोड़ दिया। अंत तक देखें, आपको प्रश्न आ रहे हो या ना आ रहे हो। जो नहीं आ रहे उन्हें नोट करने की कोशिश करें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर, तिरंगा में कौन सा समास है? बताइए, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है? बताइए तिरंगा में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है कि तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है द्विगु समास। ठीक है, तिरंगा में द्विगु समास है। तो तिरंगा में द्विगु समास है। तिरंगा का समास विग्रह है 3 रंग वाला। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तिरंगा में द्विगु समास है। तो तिरंगा में आपका द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है आपका, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। बताइए युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए या बी या सी या डी? तो मैं आपको बताता हूँ, युद्ध में स्थिर रहने वाला इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये अलुक तत्पुरुष समास का विग्रह है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास का विग्रह पद है। जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप ना हो तब अलुक तत्पुरुष समास होता है। कब अलुक तत्पुरुष समास होता है? जब तत्पुरुष समास में पूर्व जो पद है उसकी विभक्ति का लोप ना हो, तब वहां पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे ये देखिए, इसके अन्य उदाहरण आपको दिखा देता हूं। जैसे वसुंधरा है तो वसु को धारण करने वाली वसुंधरा। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला मृत्युंजय होता है। वनेचर, वन में विचरण करने वाला। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। क्या? आकाश में विचरण करने वाला खेचर। वनेचर, वन में विचरण करने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली। ये सब क्या है? अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो तिलक जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, अरे सॉरी, तत्सम शब्द है।
तो तिलक कैसा शब्द है आपका? तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो तिलक शब्द आपका तत्सम है। इसका तद्भव शब्द टीका होता है। क्या होता है? टीका। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल कर लिया जाता है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जिन्हें सीधे संस्कृत की भाषा से हिंदी भाषा में शामिल कर लिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। जो सर्वनाम का प्रकार इसमें यूज हुआ है वो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है या निजवाचक है? तो बताइए पहले इसमें सर्वनाम क्या है। तो इसमें सर्वनाम वह है। क्या है? वह है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताइए। तो इसमें सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक। ये निश्चय करके बता रहा ना, वह यह वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध होता है उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध होता है उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जब इनके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, यह किताब है, तो क्या करें? निश्चित ही यह किताब है। अगर कह रहे हैं यह किताब है, वह देखो मैच हो रहा है, तो क्या यह निश्चित है कि वह मैच हो रहा है? ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव कौन सा है? बताइए। जिसमें परिमाण का वाचक का बोध हुआ हो और क्रिया की विशेषण हो, तो इसमें क्षणभर होगा या निसंदेह होगा या अन्यंत्र होगा या अत्यंत होगा? बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका सही ऑप्शन है अत्यंत। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव अत्यंत है। यहाँ अत्यंत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। क्या? परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा, भार, वजन, कम, ज्यादा, इसका बोध हो, संख्या का बोध हो, द्रव्यमान का बोध हो, उसके वजन का बोध हो, उसकी लंबाई चौड़ाई का बोध हो, उसके क्षेत्रफल का बोध हो, तो क्या वो होती है? परिमाण बोधक। ठीक है, उन शब्दों से परिमाण बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव हैं जिससे थोड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, ये क्या है? परिमाण बताते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? बताइए। परिमाणवाचक है या संबंधवाचक है या संकेतवाचक है या कारणवाचक है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कारणवाचक। क्योंकि यहाँ पे देखो कारण बता रहा है ये, क्योंकि जो यूज हुआ है ये कारण बता रहा है। किसका कारण बता रहा है? कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, इस वाक्य में कारणवाचक अवयव है। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, अंश और अंश सही अर्थ का चयन कीजिए। दोनों बताइए कौन सा? एक में ये वाला यूज हुआ, एक में ये, तो इन दोनों में कौन सा सही हो जाएगा? ये कंधा या संख्या होगा, कंधा भाग होगा, भाग कंधा होगा, अंश और हर होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर का चयन करिए। ये सभी प्रश्न आपकी यूपी द्वारा पूछे गए हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अंत तक कृपया वीडियो देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी सुझाव हो, आपको कौन कौन से प्रश्न आए और कौन कौन से प्रश्न आपको पहले से आते थे, उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कंधा और भाग। तो इस वाले अंश का अर्थ कंधा होता है और इस वाले अंश का अर्थ हिस्सा या भाग होता है। ठीक है, जो तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा। अब आता है ये देखो, अली और अली सही अर्थ भेद कौन सा है? बताइए। अली और अली के बीच सही अर्थ भेद कौन सा है? लेखपाल में तो ये बहुत पूछे जाते हैं। सेना वानर, केशव भ्रमर, सखी उद्धव या सखी भ्रमर? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? अली और अली में सही अर्थ भेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सखी और भ्रमर। ठीक है, तो अली का अर्थ सखी होता है और अली का अर्थ अली, यहाँ पे देखो गलत लिख गया है, यहाँ पर ये रहेगा आपका, ये वाला अली रहेगा। ठीक, वो छोटी की मात्रा होगी नीचे वाले अली में। क्वेश्चन में सही है, इसमें आंसर में गलत लिख गया है, तो यहाँ पर भ्रमर होगा। ठीक है, भ्रमर या भौरा।
अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे? वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आशु कवि। ठीक है, क्या कहेंगे? आशु कवि। अगला प्रश्न है आपका, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत निपुण होना, साधा न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। एक ऐसी लोकोक्ति है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। सुनिए आपने? तो बहुत निपुण होना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ठीक है, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका कमेंट में बताना कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, कौन सी तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अलगाव की स्थिति, 11 का सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। बताइए, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रवरदाई द्वारा। यह वीर गाथा काल की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, अशित शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। काला है, खाया हुआ है, जो ठंडा ना हो वो है, जिसे सींचा ना जा सके वो है। बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? अशित शब्द का क्या अर्थ है? काला, खाया हुआ, जो ठंडा ना हो, जिसे सींचा ना जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खाया हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी। जब ये वाला अशित आए, ठीक है, तो खाया हुआ होगा, और जब ये वाला अशित आए आपका तो अर्थ काला होगा। ठीक है, दोनों में शा और शा का फर्क है, श और सा। ठीक है, ये जब आएगा तो खाया हुआ, ठीक, और ये जब आएगा तो काला। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? बताइए, किसका मन दीप सा जल चुका है? दीप है या सा है या मन है या जल चुका है? इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? दीप है या सा है या मन है या जल चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी, सा। ठीक है, ये जो वाचक शब्द है सा है। इस पंक्ति में वाचक शब्द सा है। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है। ज्यों, शम, शा, शी, तुल्य, नाई, ये सब क्या है? वाचक शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? बताइए। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें क्या बता रहा है उत्कर्ष के बारे में? उत्कर्ष का गुण बता रहा है ना, है? क्या बता रहा है? गुण बता रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन, गुणवाचक। कुशाग्र गुण की विशेषता बताता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के दोष, गुण, रंग, आकार, स्वभाव, स्थिति का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो भी बस शब्द हैं जो किसी वस्तु की विशेषता बताएं, कौन सी विशेषता? गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, स्थिति की बारीक विशेषता बताएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे
धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए। दिवसा वसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक है, क्या उपमा है, या श्लेष है, या मानवीकरण है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। तो इसमें वो क्या कर रहा है, कवि संध्या की तुलना किससे कर रहा है? सुंदरी से। क्या संध्या को किसका रूप दे रहा है? मानव का दे रहा है ना, सुंदरी मानव है, तो यहां पर मानवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। तो प्रस्तुत पंक्ति निराला जी के काव्य से उद्धृत है, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार के सौंदर्य से निराला का काव्य संपन्न है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य है, उससे निराला का कार्य संपन्न है। इन्होंने मानवीकरण अलंकार पर बहुत ही ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गद्य व पद्य लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उनके छायावादी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है। ठीक है, तुलसीदास किसकी काव्य संग्रह है? छायावादी काव्य जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी है। गीतिका, अनामिका, परिमल, इनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है? रेखाचित्र, नाटक, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रेखाचित्र, नाटक, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेखाचित्र। ठीक है, 17 का ए ऑप्शन। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखाचित्र साहित्यिक विधा की रचनाएं हैं। रेखाचित्र विधा की अन्य रचनाएं तो महादेवी वर्मा की 2 और रेखाचित्र हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये किसने लिखी हैं? महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो ऑप्शन ए है छायावाद उत्तर, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग। बताइए मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग, 18 का डी। ठीक है, द्विवेदी युग की मर्यादा पत्रिका प्रसिद्ध थी। तो द्विवेदी युग का काल 1900 से 1920 के मध्य माना जाता है। यह पत्रिका द्विवेदी युग से प्रकाशित हुई। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 में इलाहाबाद, अब जो वर्तमान में प्रयागराज है, के अभ्युदय कार्यालय से प्रकाशित हुआ। बाद में ये बनारस से भी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, संपूर्णानंद एवं प्रेमचंद ने भी इस पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका हो जाती है आपकी मर्यादा। ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। यह 1910 में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज से के अभ्युदय कार्यालय से प्रकाशित हुई थी और संपूर्णानंद और प्रेमचंद ने भी इस पत्रिका का प्रकाशन, ये संपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है आपका, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी से है, चीनी से है, फ्रांसीसी से है, पुर्तगाली से है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी से, चीनी से, फ्रांसीसी से, पुर्तगाली से। ठीक है, तो यूं तो आपको कई किताबों में संभवतः इसका उत्तर फ्रांसीसी भाषा भी लिखा मिल जाए, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है पुर्तगाली भाषा। काजू का संबंध पुर्तगाली भाषा से है। एक बार ये आयोग ने ये प्रश्न पूछा था तो उसने फ्रांसीसी भाषा को सही मान लिया था गलती से, जो कि गलत ऑप्शन था। ठीक है, तो कई किताबों ने फ्रांसीसी भाषा ही छाप रखा है, तो आप अगर फ्रांसीसी दिखे पड़े तो आप पुर्तगाली मानिएगा उसको। तो काजू शब्द का संबंध पुर्तगाली भाषा से है। पुर्तगाली भाषा हिंदी भाषा में शामिल अन्य शब्द हैं। आलमारी, अचार, इस्पात, कमीज, गोभी, चाबी, तंबाकू, बाल्टी, बिस्कुट, बटन, ये सब क्या पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आपका अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, या उत्तरी राजस्थान की? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। हड़ौती बोली है ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो हड़ौती भाषा पूर्वी व मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह बोली कोटा, बूंदी, शाहपुर व उदयपुर में बोली जाती है। तो कोटा, बूंदी, शाहपुर व उदयपुर। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, प्रियप्रवास है, साकेत है, या नीरजा है? बताइए खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा गया होगा। यूपी की परीक्षा क्या, देश की परीक्षाओं में भी कई बार ये पूछा गया है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य
प्रिय प्रवास है। ठीक है, क्या है? प्रिय प्रवास। इसकी रचना किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की थी। ठीक है, इसमें 17 सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग, जिसमें श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रजवासी गोप गोपियों और राधा की विरह क्या अनुभूति वर्णित है। तो जो जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे थे, प्रभु श्री कृष्ण, तो उस समय जब गोपियाँ और राधा और जो ग्वाले थे, जो उनका आंखों में आंसू थे, उनका जो दर्द था, तो वियोग श्रृंगार की जो ये रचना है, तो वो यहाँ पर इसमें उस दर्द को, उस कष्ट को वर्णित किया गया है इस रचना में। ठीक है, 17 सर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा। ठीक है, इसका एक अर्थ हो जाता है अजन्मा, अब आपको दूसरा बताना है। यह प्रश्न कई बार लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया। यूपी वाले इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो ऑप्शन ए आजीवन है, बी ईश्वर है, सी आजन्म है, डी निर्भीक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा का, तो अज का अजन्मा एक है, दूसरा कौन सा होगा? तो मैं बताता हूं आपका, दूसरा आपका हो जाएगा इसमें बी, ईश्वर। ठीक है, तो अज का अर्थ अजन्मा है, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो। इसे ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। ईश्वर क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। अज शब्द का अर्थ ब्रह्मा एवं बकरा भी होता है। ठीक है, अज शब्द का अर्थ ब्रह्मा और बकरा भी होता है। अगला प्रश्न है आपका, सुषुप्ति का विलोम क्या है? निषेध है, सुमति है, समष्टि है, जागृति है। बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आपका। सुषुप्ति का विलोम क्या है? निषेध है, सुमति है, समष्टि है या जागृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुषुप्ति का विलोम जागृति। ठीक है, तो सुषुप्ति का विलोम जागृति हो गया, सुमति का विलोम कुमति हो गया, समष्टि का विलोम व्यष्टि हो गया और विधि का विलोम निषेध हो गया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मार्दव है, आर्जव है, मृदुलता है, आर्तव है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आर्तव। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्जव। ठीक है, 24 का बी सही है आपका, आर्जव। अगला प्रश्न है आपका, ये जो आखिरी प्रश्न होगा आज का, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है या अपादान कारक है या संप्रदान कारक है या या संबंध कारक है? बताइए, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, इनमें से कौन सा कारक होगा राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 25 का बी, अपादान कारक। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, इसमें अपादान कारक होगा, तो इस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अतिरिक्त निकलने के लिए, सीखने के लिए, डरने के लिए, लजाने के लिए, तुलना करने के भाव में भी किया जाता है। जैसे राम मोहन राधा से लज्जा खा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। राम मोहन से बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, मैंने आपसे कुछ सीखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तो ये अपादान कारक है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का अगला प्रैक्टिस सेट हिंदी का 5वां। और मुझे लगता है कि आपने अच्छे से अभी तक अंत तक वीडियो देखा होगा। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या वंदे मातरम जरूर लिखें, और आपके कितने प्रश्न सही हुए वो भी लिखें। अगर आप अंत तक डेली मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपका 50 से 70% सिलेबस ऐसे ही तैयार हो जाएगा डेली मॉक टेस्ट में, क्योंकि मैं हर प्रश्न की व्याख्या कराता हूँ आपको। तो जब व्याख्या आप समझते हैं ना प्रश्न के साथ में, तो आपका जो कोर्स का है वो काफ़ी हिस्सा कवर हो जाता है। जब आप ये प्रश्न एक बार सारे कर लेंगे, जब करीब करीब 500 प्रश्न आप जीएस और हिंदी के कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि जब आप इनका सिलेबस पढ़ेंगे मेरे से, तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा सिलेबस, चुटकियों में। और आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा अगर आप लगातार मेरे से पढ़ रहे हैं। आपका यूपी SSC PT का पेपर हो या यूपी पुलिस का हो या आपका वीडियो का पेपर हो दोबारा जो होगा, और या आपका मुख्य सेविका का पेपर हो, हर परीक्षा में आपको सफलता की गारंटी मिलेगी अगर आप डेली हमारे वीडियो देख रहे हैं। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस आप पढ़ते जा रहे हैं। डेली यूपी जीके की क्लास आ रही है, यूपी जीके क्लास के बाद आपका हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी।
ठीक है, तो आप डेली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और हो सके तो आप अपने 5 दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सिर्फ आपसे 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ। पांडव ने 5 गांव मांगे थे लेकिन उन्हें नहीं मिले थे। क्या आप मुझे 5 सब्सक्राइबर देंगे कि नहीं, ये आप तय कर लीजिए। आपको दुर्योधन बनना है या श्री कृष्ण बनना है, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप मुझे 5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। अपने अच्छे दोस्तों को बोलिए कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो 5 सब्सक्राइबर तो आप दे ही सकते हैं मुझे ना। तो बस आपको बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके आज कितने प्रश्न सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।